हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेयस क्लासेस। हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम निकालने के तीन मेथड है। सबसे पहला वैल्यू एडेड मेथड जो हमने कंप्लीट कर लिया विद थ्योरी। आज हम दूसरा मेथड करेंगे दैट इज इनकम मेथड, और उसके बाद एक मेथड और बचता है दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड, और हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। पेज नंबर 4.7 टॉपिक इज इनकम मेथड। देखो बेटा, ये इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकालना सिखा रहे हैं। इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैसे निकलती है? जब हम अपनी सारी इनकम्स को ऐड कर दें। एक पर्सन कितना कमा रहा है, उसकी इंडिविजुअल इनकम और सारे इंडिविजुअल की इनकम्स को अगर जोड़ दिया जाए तो हमारी आती है नेशनल इनकम। समझ आ गई बात? तो अगर मुझे पूरी नेशनल इनकम निकालनी है इनकम मेथड से, तो जितनी भी इनकम हमारे कंट्री में अर्न करते हैं हम, जितने भी सोर्सेज से, उन सारी इनकम को अगर मैं ऐड कर दूं, आई विल गेट द नेशनल इनकम। टोटल 5 सोर्स है इनकम कमाने की। 4 तो फैक्टर इनकम है जो आप सब जानते हैं, दैट इज वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, और एक होती है हमारी मिक्स्ड इनकम। मुझे ये 5 इनकम ऐड करनी है एंड आई विल गेट द नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम निकालने के लिए जो वेजेस है, इसको ये वर्ड यूज करते हैं कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉइज या कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज यानी कि जो एम्प्लॉइज को आप पैसे दे रहे हैं। अब वो जो पेमेंट दी जाती है एम्प्लॉइज को, वो 3 तरह की पेमेंट होती है। सबसे पहला वेजेस एंड सैलरी इन कैश। कोई वेजेस, ये सैलरी आप कैश में दे रहे हैं। दूसरा वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। कैश ना देके आपने कोई प्रॉपर्टी दे दी किसी एम्प्लॉय को, दैट इज वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। एम्प्लॉयर्स contribution to social security scheme। समझेंगे ये क्या होता है? हर एम्प्लॉय की ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम होती है बेटा। सोशल सिक्योरिटी स्कीम का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझते हैं। आपने सुना होगा कि हर पर्सन जो कंपनी में या गवर्नमेंट जॉब कर रहा है उसको पेंशन मिलती है। पेंशन का एक रूल होता है। क्या रूल होता है कि जहां पे हम जॉब कर रहे हैं, जितनी हमें सैलरी मिलती है, उस सैलरी का कुछ पोर्शन डिडक्ट होता है और हमारे पेंशन अकाउंट में चला जाता है। पेंशन, रिटायरमेंट बेनिफिट जिसे भी बोल सकते हैं। अब किसी एम्प्लॉय की मान लो सैलरी है 50,000, उसका 2,000 पेंशन डिडक्ट होता है। कितना डिडक्ट हो रहा है? 2,000। तो उसका जो प्रोविडेंट फंड का अकाउंट होता है, पीएफ अकाउंट, पेंशन अकाउंट, उसमें 2,000 रुपए तो ये जाएंगे जो उसकी सैलरी से डिडक्ट हुए हैं, प्लस 2,000 रुपए एम्प्लॉयर अपनी जेब से डालता है। 2,000 रुपए एम्प्लॉयर अपनी जेब से डालता है, यानी कि पेंशन में जमा कितना होगा? 4,000, जिसमें से एम्प्लॉई की सैलरी से, एम्प्लॉई यानी कि जो जॉब कर रहा है उसकी सैलरी से कटा 2,000, और रिमेनिंग 2,000 एम्प्लॉयर की सैलरी से निकला और वो जमा हुआ पीएफ में। तो कह रहे हैं देखो, आपने वेजेस एंड सैलरी इन कैश ले ली, जब आपने पेमेंट की बात करी, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड ले ली। अब वो जो है, जो सैलरी उसको मिली नहीं, ना तो कैश में मिली
ना ही काइंड में मिली, वो तो सीधा उसके पीएफ अकाउंट में चली गई। क्या वो सैलरी का पार्ट होना चाहिए? यस, इट इज द पार्ट ऑफ सैलरी। भले ही रिटायरमेंट में मिलेगा, पर मिलेगा तो उसी को। तो हमने क्या करा, लिखा क्या, ध्यान से देखने वाली बात क्या है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है, हमने तो उसकी सैलरी ही 50,000 ली होगी ना। पेंशन जो डिडक्ट हुई है वो हम माइनस नहीं करेंगे, टोटल सैलरी हमने तो 50,000 ले ली, पर एम्प्लॉयर का जो हिस्सा था वो तो सैलरी का पार्ट ही नहीं था ना। सैलरी कितनी थी? 50 में से 2 डिडक्ट होके उसको 48 इन हैंड मिल गई होगी, लेकिन हमने सैलरी कितनी काउंट करी होगी? 50। तो उसमें तो 2 उसके वाला पोर्शन तो इंक्लूड हो गया, पर जो एम्प्लॉयर ने उसके अकाउंट में जमा कराया वो उसकी सैलरी में इंक्लूड नहीं हुआ ना, तो इसलिए उसको अलग से ऐड कर दिया। किसके कंट्रीब्यूशन को? एम्प्लॉयर। वहां लिखेंगे एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, उसे ऐड नहीं करना आपने। समझ आ गई बात? तो आपकी जब कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज आप निकालेंगे तो ये 3 चीजें ऐड करेंगे। समझ आ गई बात? कोई प्रॉब्लम? हाँ जी। अब मान लो क्वेश्चन में कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दिया हुआ और साथ में आपको दे दिया वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, तो क्या इसे ऐड करना है? नहीं। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज मींस इसमें तीनों चीजें इंक्लूडेड है। समझ आ गई बात? ये चार्ट पूरा एग्जॉस्टिव चार्ट बनाएंगे कि अगर इनकम मेथड के ऊपर न्यूमेरिकल आता है तो हमें नेशनल इनकम कैसे निकालनी है। सबसे पहली चीज लेनी है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अगर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है तो मुझे कुछ भी ऐड नहीं करना तीनों में से, और अगर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज नहीं है तो वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, तीनों को ऐड करेंगे। आ गया मेरा क्या? वेजेस एंड सॉरी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज आ गया। क्लियर? नेक्स्ट इज रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट एंड रॉयल्टी, बेटा रेंट आप सब समझते हैं क्या होता है? जब आप किसी की प्रॉपर्टी यूज करते हैं उस प्रॉपर्टी पे आप रेंट देते हैं, पर जब आप किसी प्रॉपर्टी को अपने नाम लीज करा लेते हैं फॉर मेनी इयर्स, तो उसके बदले में जो आप पेमेंट देंगे या वहां से जो आप देखो क्या होता है, मैंने ये जगह ली, मैं इसको यूज करने के पैसे दे रहा हूं, आई एम पेइंग द रेंट। अगर इसी प्रॉपर्टी के नीचे कोई नेचुरल प्रोडक्ट इमर्ज होता है या नेचुरल गैस इमर्ज होती है, मैंने प्रॉपर्टी के ओनर से परमिशन ली और यहां से वो नेचुरल गैस निकालनी शुरू कर दी, तो जो मैं प्रॉपर्टी में से वो एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं नेचुरल गैस या नेचुरल प्रोडक्ट, उसके लिए जो मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी दैट इज रॉयल्टी। वो रेंट नहीं होगा, वो क्या कहलाता है? रॉयल्टी। क्लियर हो गई बात? आप इसको ग्रेजुएशन में पढ़ने भी वाले हैं, पूरा एक चैप्टर है आपका रॉयल्टी के नाम से। उसमें क्या होता है कि जितना आप एक्सट्रैक्ट करेंगे पर टन के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करनी पड़ती है। जितनी आप रिसोर्सेज निकालेंगे उतनी पेमेंट कुछ आपको प्रॉपर्टी के ओनर को भी देनी पड़ती है। क्लियर? तो हमारे पास दूसरा आता है रेंट एंड रॉयल्टी। तीसरा आता है बेटा क्या है ये? इंटरेस्ट। अब आप सब जानते हैं इंटरेस्ट किस पे देते हैं हम? अगर हमने कोई लोन लिया हुआ, अब वो जो इंटरेस्ट हम पे करेंगे पहली बात, या रिसीव कर रहे होंगे? कौन सा मेथड पढ़ रहे हो? हमने लोन दिया हुआ होगा किसी को, जिसको एडवांस के नाम से लिखा जाता है अकाउंटिंग लैंग्वेज में। लोन्स एंड एडवांसेस। एडवांसेस मतलब किसी को लोन दिया है हमने, तो हम उस पे इंटरेस्ट लेंगे। कह रहे कोई भी इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन हो, आप उसे इंटरेस्ट इनकम मानते हुए ऐड कर लेना। बस 2 इंटरेस्ट मत लेना। कौन कौन से? एक तो जो गवर्नमेंट ने पब्लिक से पैसा लोन पे लिया है, किस लिए? फॉर सेल्फ कंजम्पशन, अपने खर्चे के लिए। अगर गवर्नमेंट ने पब्लिक से लोन लिया, कंजम्पशन गवर्नमेंट कहां करती है? ब्रिजेस, रोड्स, ये सिविल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए हमारे लिए जो काम कर रही है गवर्नमेंट, उस पे जो खर्चा हो रहा है दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट ने उसके लिए लोन लिया है और उस लोन पे जो इंटरेस्ट आ रहा है वो इंटरेस्ट ऐड नहीं होगा, पहला। दूसरा, अगर एक बिजनेस फर्म ने दूसरी बिजनेस फर्म से लोन लिया है
फॉर बिजनेस पर्पस वो भी ऐड नहीं होगा। तो ये दो इंटरेस्ट आपके ऐड नहीं होते, बाकी सारे इंटरेस्ट आपके इंटरेस्ट में ऐड हो जाते हैं। क्लियर हो गई बात? तो हमने पढ़ा अभी तक 3 चीजें ऐड करनी है मुझे इनकम मेथड में। पहला वेजेस यानी कि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 3 तरह की होती है, रेंट एंड रॉयल्टी, तीसरा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में 2 इंटरेस्ट नहीं लेने, कौन से? एक अगर गवर्नमेंट ने लिया है फॉर कंजम्पशन, और दूसरा एक फर्म ने, बिजनेस फर्म से लिया है, उसमें इंटरेस्ट नहीं इंक्लूड होगा। क्लियर? नेक्स्ट, पी स्टैंड्स फॉर, आप सब जानते हैं, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। प्रॉफिट जो है आपका नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। अब बेटा ध्यान से समझना, जो भी प्रॉफिट आप कमाते हैं, अगर आपका बिजनेस है और आपने प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट के आप 3 हिस्से करते हैं हमेशा। जो प्रॉफिट आपने कमाया, सबसे पहले आप सरकार को टैक्स देंगे, दूसरा आप जिस शेयर होल्डर को पैसे देने हैं डिविडेंड के फॉर्म में, जिसने पैसा लगाया हुआ उसको पैसा देंगे, और तीसरा कुछ पैसा अपने पास रिटेन करके रखेंगे बिजनेस में, जिसको हम रिटेन्ड अर्निंग्स के नाम से बोलते हैं। तो प्रॉफिट अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है डायरेक्टली तो प्रॉफिट ले लेंगे, अदरवाइज प्रॉफिट के 3 हिस्से होते हैं बेटा। एक होता है कॉर्पोरेट टैक्स। क्या होता है? कॉर्पोरेट टैक्स। दूसरा आपका आता है डिविडेंड, कि आपने कितना डिस्ट्रीब्यूट किया प्रॉफिट, और तीसरा आता है रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स, यस बेटा, समझ आ गई बात? हाँ जी, कोई प्रॉब्लम? तो प्रॉफिट जो है या तो आपके पास आपने टैक्स के फॉर्म में दे दिया होगा, या आपने डिविडेंड के फॉर्म में दिया होगा, या आपके पास अपने पास रखा हुआ होगा। तो इन तीनों चीजों को जब आप ऐड करें यू विल गेट द प्रॉफिट। ठीक है, या तो प्रॉफिट गिवन होगा, अदरवाइज आप इन तीनों को ऐड कर देंगे। क्लियर? लास्ट आता है मेरा मिक्स्ड इनकम। बेटा मिक्स्ड इनकम अगर मैं बात करूं क्वेश्चन के हिसाब से न्यूमेरिकली गिवन होगा आपको, मिक्स्ड इनकम के नाम से ही गिवन होगा। फिर भी मिक्स्ड इनकम होती क्या है बेटा, ध्यान से समझेंगे। वो इनकम जो आपने एक से ज्यादा सोर्स से मिलके कमाई है और उसको अलग अलग करना पॉसिबल नहीं है। नाउ सपोज एग्जाम्पल, अगर ये बिल्डिंग मेरी होती जहां पे मैं पढ़ा रहा हूं, तो यहां पे लैंड किसका? मेरा। लेबर किसकी लगी है? मेरी खुद की, मैं पढ़ा रहा हूं। पैसा किसका लगा? कैपिटल मेरा। और ओनर कौन है? वो भी मैं। यानी कि जितनी भी इनकम होगी वो चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से मिलके मैं ही कमा रहा हूं। अब मैं बता नहीं सकता किस चीज से कितना कमाया, तो दिस इज माय मिक्स्ड इनकम। आप फार्मर का सोच सकते हैं, जो फार्मर अपने खेत पे वो कर रहा है, फार्मिंग कर रहा है, तो उससे होने वाली इनकम, लैंड उसका, किसान वो खुद, लेबर उसकी, कैपिटल पैसा अपना लगाएगा, और मालिक वो खुद है। तो सारी इनकम जो है वो उसकी खुद की है, पर वो इनकम जो कमा रहा है वो खेती से, वो कितनी किस चीज से कमाई है उसको अलग अलग करना पॉसिबल नहीं है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? कौन सी? मिक्स इनकम। समझ आ गई बात? तो ये सारी इनकम जब मैं ऐड करता हूं, वेजेस प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू व्हाट आई गेट मिक्स नहीं, व्हाट आई गेट इज एनडीपीएफसी। क्या मिलता है मुझे? एनडीपीएफसी। पेपर में आपको मेथड बता दे तो आपकी किस्मत अच्छी है, नहीं बताएं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कहेंगे कैलकुलेट नेशनल इनकम और डेटा देके रखेंगे बहुत सारा, वेजेस इन कैश, रेंट, इंटरेस्ट, एक्सपेंसेस सब दे देंगे। आप क्या करेंगे, जैसे आपको दिखा वेजेस, इंटरेस्ट, आपको ध्यान आना चाहिए कौन सा मेथड है? इनकम मेथड, क्योंकि हमारी 5 ही इनकम होती है। अब आप सीक्वेंस में चलेंगे। पहला आप लिखेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, जिसमें वेजेस इन सैलरी, वेजेस इन सैलरी इन कैश, काइंड, और क्या सोशल सिक्योरिटी स्कीम में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, तीनों को ऐड करेंगे, यू विल गेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। फिर उसके बाद
रेंट एंड रॉयल्टी के नाम से गिवन होगा, बहुत इजीली मिल जाएगा। फिर इंटरेस्ट में ध्यान रखना गवर्नमेंट वाला नहीं लेना और बिजनेस टू बिजनेस नहीं लेना, बाकी सारे इंटरेस्ट ऐड करने। प्रॉफिट उसके 3 हिस्से कौन कौन से? कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग। प्रॉफिट आ गया, उसमें मिक्स इनकम ऐड करेंगे, यू विल गेट एनडीपीएफसी। नेशनल इनकम निकालने को बोला, नेशनल इनकम का सिंबल क्या होता है? एनएनपी एट एफसी। इनकम का सिंबल होता है एनएनपी एट एफसी। आपके पास एनडीपीएफसी आ गया, क्या कन्वर्ट कर लेंगे? बहुत इजीली। नेट नेशनल इनकम, नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्लस एनएफआईए। बात खत्म, आंसर आ जाएगा इससे आपका। समझ आ गई बात? बहुत सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं, प्रोवाइडेड ये कॉन्सेप्ट समझे हो और दिमाग में रिटेन होना बहुत जरूरी है इनका। एक बार मैं फटाफट से आपको बुक से गो थ्रू कराता हूं इसको, जो हमने अभी समझा है। इनकम मेथड जो बोर्ड में लिखा है वही पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ऑल इनकम दैट अक्रू टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बाय वे ऑफ वेजेस, प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट एक्सेट्रा आर सम्ड अप टू ऑब्टेन द नेशनल इनकम। बताया सारी इनकम को निकालो, ऐड कर दो, यू विल गेट द नेशनल इनकम। ठीक है, अब आगे देखें कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम। सबसे पहला कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज रेफर्स टू अमाउंट पेड टू एम्प्लॉइज बाय एम्प्लॉयर फॉर रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विसेज। जो उन्होंने प्रोडक्टिव सर्विस दी है उसके लिए जो पेमेंट करनी पड़े, दैट इज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। और लास्ट लाइन में पढ़ते हैं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स। इसमें 3 बातें आती है। नंबर 1 वेजेस एंड सैलरी इन कैश। आगे देखें वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। और तीसरा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। समझ आ गई बात? कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट का मीनिंग लिखा है, रेंट इज दैट पार्ट ऑफ इनकम which arise from ownership of land and building। अगर आप ओनर हैं तो आपको जो इनकम होगी दैट इज रेंट। रॉयल्टी देखो लिखा, रॉयल्टी रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड फॉर ग्रांटिंग लीजिंग राइट ऑफ सबसॉइल एसेट। आपके जो एसेट के सबसॉइल के अंदर से निकलने वाले जो एसेट्स निकलेंगे उसका जब आप राइट दे दे किसी और को, दैट इज लीजिंग, दैट इज रॉयल्टी। समझ आ गई बात? Next, interest. Interest refers to amount received for lending funds to a production unit। किसी production unit को जब आप lending करें, लोन दें, उस पे जो इंटरेस्ट कमाएंगे that is interest। आगे देखिए क्या लिखा है, जो 2 पॉइंट लिखे हैं। इंटरेस्ट इनकम does not include, इसमें क्या नहीं आता? इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट ऑन पब्लिक डेट एंड इंटरेस्ट पेड बाय कंज्यूमर ऑन सच इंटरेस्ट इज पेड ऑन लोन्स टेकन फॉर कंजम्पशन पर्पस। अगर कोई कंजम्पशन पर्पस के लिए लोन लिया गया है वो इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेड बाय वन फर्म टू अनदर फर्म। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट, प्रॉफिट। प्रॉफिट इज रिवॉर्डेड टू द एंटरप्रेन्योर फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रॉफिट ओनर को दिया जाता है जो उसने मेहनत लगाई है अपनी। नीचे देखो क्या लिखते हैं, प्रॉफिट अर्न बाय एंटरप्राइज इज यूज्ड फॉर 3 पर्पस। नंबर 1 कॉर्पोरेट टैक्स, जो आपको टैक्स देना पड़ेगा। डिविडेंड, जो प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिविडेंड का मतलब आप सब जानते हैं। डिविडेंड का मतलब क्या होता है, जो कमाया और उसमें से जो हिस्सा आपको बांटना पड़ा। क्यों बांटना पड़ा? क्योंकि आपके बिजनेस में पैसा लगाने वाले बहुत सारे मेंबर्स हैं, आपके शेयर होल्डर्स हैं, तो जिन्होंने पैसा लगाया उन्हें तो प्रॉफिट देना पड़ेगा। ठीक है। और लास्ट क्या लिखा है, रिटेन्ड अर्निंग। इट रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट which is kept as a reserve, जो आपने सेव कर लिया अपने बिजनेस में, उसको हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। कोई प्रॉब्लम? लास्ट, मिक्स्ड इनकम। इट इज इनकम जनरेटेड बाय ओन अकाउंट वर्कर। कोई अपना खुद का काम कर रहा है, लाइक फार्मर, बार्बर्स एक्सेट्रा, एंड एन अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइज लाइक रिटेल ट्रेडर, स्मॉल शॉपकीपर्स। कोई आप स्मॉल शॉपकीपर्स देखते हैं जो घर के आसपास परचून की दुकानें होती हैं, उनकी इनकम कौन सी इनकम होती है? दे आर ऑल्सो अर्निंग मिक्स्ड इनकम। समझ आ गई बात? इट इज यूज्ड फॉर एनी इनकम दैट हैज एलिमेंट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ
फैक्टर इनकम, जिनकी एक से ज्यादा तरह की फैक्टर इनकम होती है वो सब इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। क्लियर हो गई बात? कोई प्रॉब्लम? और जब ये सब ऐड करते हैं विल गेट द एनडीपीएफसी। नेक्स्ट पेज के टॉप पे पढ़ सकते हैं आप। एनडीपीएफसी इज इक्वल्स टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड मिक्स्ड इनकम। अब इधर समझेंगे बेटा, ये जो है रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इन तीनों को हम ऑपरेटिंग सरप्लस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सरप्लस। अगर आपको कहा कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस, इट मींस RIP, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, जो आपको मरने के बाद भी देना पड़ेगा। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, दैट इज द ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ऑपरेटिंग सरप्लस अगर क्वेश्चन में गिवन है बेटा, ध्यान से समझना, आपको कहा कैलकुलेट नेशनल इनकम, रेंट दे दिया और वेजेस कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉइज दे दिया, मिक्स्ड इनकम दे दी और साथ में दे दिया ऑपरेटिंग सरप्लस और कहा कैलकुलेट नेशनल इनकम। ऑपरेटिंग सरप्लस के आने का मतलब क्या है कि इसमें रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूडेड, आपको सिर्फ कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज और मिक्स्ड इनकम ऐड करनी है, यू विल गेट एनडीपीएफसी, और आपको नेशनल इनकम निकालनी है। तो इस बात को ध्यान रखना, ऑपरेटिंग सरप्लस इंक्लूड्स ऑल दीज थ्री थिंग्स। कोई प्रॉब्लम? न्यूमेरिकल पोर्शन इस टॉपिक का यहीं तक है, जो आगे है वो थोड़ा सा थियोरेटिकल पोर्शन है जो हम कल पढ़ेंगे। बट अभी आप नीचे देखिए स्टेप्स ऑफ इनकम मेथड लिखे हैं। बच्चा कई बार सोचता है सर ये वाला टॉपिक आपने छुड़वा दिया। स्टेप्स का ये जो डायग्राम है, फ्लो चार्ट है, ये देखें आपको समझ आ जाएगा इसमें लिखा क्या है। इनकम मेथड कहता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एंड मिक्स्ड इनकम, यू विल गेट एनडीपीएफसी। हमें निकालना क्या है? नेशनल इनकम। चैप्टर नेशनल इनकम चल रहा है ना, प्लस एनएफआईए, यू विल गेट नेशनल इनकम। यही चार्ट बनाया हुआ है इन्होंने भी। समझ आ गई बात बेटा? कोई प्रॉब्लम? और कभी कभार बच्चे कहते हैं सर इसको एनडीपीएफसी क्यों बोला जाता है? आप देखें ये क्या है, ये सारी की सारी इनकम है जी। ये सारी इनकम हमने कहां से कमाई? तो डोमेस्टिक इनकम को एनडीपीएफसी नहीं बोलते थे? वही तो है। इसमें अगर अब्रॉड की इनकम ऐड कर दूंगा तो क्या वो नेशनल इनकम नहीं बन जाएगी? लॉजिकली सोचे तब भी वही आ रही है बात। डोमेस्टिक इनकम का सिंबल एनडीपीएफसी था ना, तो सारी डोमेस्टिक इनकम ऐड करी, यू विल गेट द एनडीपीएफसी। उसमें अब्रॉड की इनकम ऐड करी, यू विल गेट द नेशनल इनकम। इज इट ओके? चलो बाकी टॉपिक करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए फिलहाल बाय बाय।